वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बेसिक फंक्शंस जो है वो समझने की कोशिश करेंगे आर की, जिसमें हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है हम ये सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हमने कोई भी टेक्स्ट है उसको प्रिंट कैसे करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम ये ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लेके चलेंगे। इसके लिए देखिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये देखें क्रिएट प्रोजेक्ट आ गया और अब आपकी जितनी भी फाइल्स हैं ये प्रोजेक्ट के अंदर चली जाएंगी। न्यू डायरेक्टरी में आपने ये ऐड करना है, नया प्रोजेक्ट होगा और उस नए प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे दें। मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको अपना नाम दे रहा हूँ। आप भी कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा आबिद मकसूद डॉट और प्रोज। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कोई भी फाइल इसके अंदर हमने अभी तक नहीं क्रिएट की। हम इसके अंदर फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैंक फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एक्जिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और ये अवेलेबल कहाँ पे है? सी के अंदर यूज़र्स, अब्दुल, डाउनलोड और आबिद मकसूद। और अगर आप यहाँ पे जाएँ तो ये देखिए ये डायरेक्टरी बन गई है। अब इसके अंदर एक ही फ़ाइल है आबिद मकसूद डॉट आर प्रोज के नाम से और ये डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे बन गई है। अगर मुझे कोई फ़ाइल इसमें मूव करनी है, मैनुअली मूव करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी डेटा की फ़ाइल इसमें मूव करनी है, तो मैं एक तरीका तो ये है कि सिंपली जाऊँ, यहाँ पे जाके मैं अब डेटा फ़ाइल सर्च करूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा हमारा पड़ा हुआ है, जिसके हम जिस पे हम ज़्यादातर वर्किंग कर रहे होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ये देखा है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके उसी डायरेक्टरी के अंदर, जो कि अभी हमने क्रिएट की थी, उसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो ये डायरेक्टरी यहाँ पे भी शो हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल का एक तरीका तो ये है। एनवायरनमेंट से भी आप इम्पोर्ट डेटा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप लेट्स से हमारा डेटा जो है वो एक्सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल और एक्सेल की फाइल को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक एरर क्या है? एरर ये आया है कि एक्सेल इम्पोर्ट करने के लिए आरसीपीपी का प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं है। इसका जो अ, अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, फाइल यूआरएल देना है इसमें। ट्रेड शीट में भी मुझे आइडिया नहीं है डेटा किस तरह का। हाँ, चलें ये डेटा ठीक हो गया जी। इसमें टाइम स्टैम्प आ रहा है, ट्रांज़ैक्शन आईडी है, करेंसी आउट अमाउंट है, करेंसी इन कौन सी करेंसी है, करेंसी इन अमाउंट है, करेंसी फ़ी अमाउंट और टाइप, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। फ़ाइल का नाम, ये यहाँ पे जो समरी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ाइल का नाम क्या है? शीट कौन-सी है? डिफ़ॉल्ट है, ट्रेड और प्राइसेज़ 2 शीट्स आ रही हैं। डिफ़ॉल्ट में उसने पहली शीट को उठा लिया है। अगर मैं प्राइसेज़ करूँगा तो मेरे पास ये प्राइसेज़ की शीट ले लेगा। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो ये ट्रेड की शीट ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा तो पहली शीट ले लेगा या जिसमें पहले डेटा है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अगर A1 से लेके और C4 तक का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपनी रेंज जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा तो इर्रेलेवेंट डेटा मेरे प्रीव्यू से गायब हो जाएगा। फिर मैक्सिमम कितनी रोज़ करनी है, स्किप करना है या नहीं करना और एनए को क्या करना है? अगर कहीं पे एनए आ रहा है, उसके केस में क्या करना है आपने? तो अ, जहाँ पे वैल्यू नहीं है उसकी जगह पे क्या शो करना है, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो एज़ नेम्स, नेम्स मतलब हेडर्स। तो अगर फर्स्ट रो एज़ हेडर हम नहीं करेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट रो है वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हो जाएगी। जबकि जो कॉलम के नाम थे वो हेडर्स के तौर पे आ जाएँगे। तो हम फर्स्ट रो एज़ हेडर लेके चलेंगे इसको। ओपन डेटा व्यूअर, ये डेटा व्यूअर भी हम इसमें प्रीव्यू कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो एक कोड लिखा है इसने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कोड आप मैनुअली लिख के भी डेटा इम्पोर्ट कर सकते थे। कोड क्या है जी? लाइब्रेरी उसने रीड एक्सेल की यूज़ की है, ट्रेड शीट और ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा ये क्या चीज़ है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं और ये कैसे काम करता है ये आगे चल के बात करेंगे। रीड एक्सेल है, फिर एक्सेल का फाइल लिंक है, शीट का नाम दिया हुआ है, उसकी रेंज। तो जो-जो सेटिंग्स आप यहाँ पे कर रहे हैं, वो सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती जा रही हैं। उसके बाद आप इम्पोर्ट करें, तो यही शीट आप देखें इसमें यहाँ पे ट्रेड शीट के नाम से आ गई है और उसकी समरी भी आपको ट्रेड शीट की इसमें नज़र आ रही है। नीचे अगर आप इस तरफ देखें, तो कंसोल के अंदर उसका कोड भी ऑटोमैटिकली लिखा जा चुका है। आई होप कि ये चीज़ प्रीटी सिंपल होगी। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने एक नई फ़ाइल बनानी है आर स्क्रिप्ट की। हम एवरी टाइम कंसोल के अंदर जाके काम नहीं करेंगे, हम आर स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। तो प्लस के ऊपर क्लिक करें, ये जो पहला है और आर स्क्रिप्ट के नाम से एक फ़ाइल बना लें। इसकी शॉर्टकट की भी आप नोट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की है और इसको हम सेव कर देते हैं कोड के नाम से।
अब ये भी फाइल हमारी क्योंकि इस प्रोजेक्ट की थी, तो यहाँ पर देखें नीचे ये प्रोजेक्ट के अंदर फाइल आ गई है। और इसी तरह से अगर आप अपनी उस डायरेक्टरी में जाएँगे, तो यहाँ पर भी देखें ये code.r के नाम से एक फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ प्रिंट और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ आबिद मकसूद। अच्छा, अब यहाँ पे या तो आप रन करेंगे और या कंट्रोल एंटर करेंगे। एंटर की से ये काम नहीं करेगा। एंटर की से सिर्फ नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, काम नहीं करेगा। अगर आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखें कुड नॉट फाइंड प्रिंट फंक्शन। अब और कोड के अंदर ये फाइंड नहीं कर रहा, इसके अंदर सिर्फ ये क्या करता है कि अगर आप इसको विदाउट प्रिंट लिखेंगे, क्योंकि कंसोल के ऊपर जाके आप प्रिंट का वर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पर सिंपली आपने नाम लिखना है। मैं इसमें लिखता हूँ जी ए और असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि ए एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के उस वेरिएबल के अंदर जो मैंने डेटा सेव किया है उसका नाम है आबिद मकसूद। अब मैंने लिखा ए टू आबिद, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाता हूँ, तो उसने सिंपली आबिद मकसूद लिख दिया। तो हमें जब हम कोड कर रहे हैं, जब हम एक नई स्क्रिप्ट फाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको असाइन करनी है वैल्यूज, उसके बाद उसको प्रिंट करना है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं नीचे करता कंसोल में, तो मैं सिंपली लिख सकता था प्रिंट और प्रिंट के अंदर जाके मैं आबिद मकसूद लिख सकता था और एंटर के साथ इसने एग्जीक्यूट कर देना था। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने समझना ये है कि वेरिएबल होता क्या है। अगर वेरिएबल की समझ आ गई तो फिर असाइनमेंट भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। वेरिएबल को आप ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारे पास एक खाली बर्तन पड़ा हुआ है और उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हम यूज़ करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है जी, जिस तरफ एरो का मुँह है वो उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, वो वेरिएबल है और जो वैल्यू है वो उसकी अपोजिट साइड पे। जैसे यहाँ पर आबिद मकसूद जो है ये वैल्यू है और ए जो है वो वेरिएबल है और आबिद मकसूद वैल्यू है। तो हम ए के अंदर ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके ए को अगेन एक असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हाँ जी, मैं इसको दे देता हूँ W3 स्किल सेट और उसके बाद दोबारा से मैं ए को प्रिंट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ पहली वैल्यू के ऊपर, तो इसने क्या दिया मुझे? आबिद मकसूद। लेकिन जब दूसरे प्रिंट ए के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे क्या देना चाहिए? W3 स्किल सेट। सो अच्छा, एक में इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। मैंने एग्ज़ीक्यूट किया था, पहले असाइन की वैल्यू, उसके बाद मैंने प्रिंट किया, प्रिंट ए, उसके बाद मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया अगेन प्रिंट ए। अब मेरी सेकंड असाइनमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। तो मुझे वो फिर से रिजल्ट पहले वाला ही दे रहा है। तो अगर मैंने सेकंड असाइनमेंट को भी करना है तो मुझे W3 स्किल सेट को एग्जीक्यूट करना होगा। अब इसने वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं दोबारा से जब इसको रन करूँगा, ये मुझे W3 स्किल सेट की वैल्यू दे देगा। तो कंसोल के केस में तो ऐसा होता है कि हर लाइन सेपरेटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मैं सारे का सारा कोड सेलेक्ट करता हूँ और उसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। रीरन प्रीवियस कोड, ये सारे का सारा प्रीवियस कोड हमने रीरन कर दिया और अगर हम सिर्फ रन करते हैं तो ये सिंपली रन हो गया। लेकिन सिंपल रन करने से क्या हुआ है, उसने एक दफ़ा आबिद मकसूद प्रिंट किया है और दूसरी मरतबा उसने W3 स्किल सेट प्रिंट किया। दोनों चीज़ें उसने सेपरेटली प्रिंट करनी है। अच्छा, ये तो था कि हमने थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू कैसे असाइन करनी है। अब थोड़ा-सा ना इसको मैथमेटिकली, चूँकि ये हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे, थोड़ा-सा इसको उस तरह से लेके चलते हैं। बाय द वे साथ-साथ आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो भी होती रहेंगी। छोटा-सा काम करते हैं कि हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहला वेरिएबल है जी num1 के नाम से और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 100 की और दूसरा वेरिएबल है num2 का और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 20 और तीसरा वेरिएबल है num3 का और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हम
num1 प्लस num2। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर तक बता देता हूँ। उसने कहा जी एरर ऑब्जेक्ट num1 नॉट फाउंड। अब इसकी क्या रीजन है? आपके पास अगले 10 मिनट में सॉरी 10 सेकंड है, 10 सेकंड में सोचें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि num1 नॉट फाउंड का एरर क्यों आया, जबकि आपने num1 डिक्लेयर भी किया है और उसको वैल्यू भी असाइन की है। ये तो आपने मुझे बताना है। चलिए मैं अब इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास num1 num2 num3 सारा कुछ आ गया। उसके बाद मैं करता हूँ जी प्रिंट, और प्रिंट में जाके मैं num3 को प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके बाद ये देखिए 120 वैल्यू आ गई, जो कि 100 प्लस 20 है। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये एरर क्यों आया था। मैंने जब num1 लिखा तो मैंने उस num1 को एग्जीक्यूट नहीं किया, रन नहीं किया उस कोड को। num2 लिखा, उस कोड को भी मैंने रन नहीं किया, जबकि मैंने num3 को रन किया। और उस केस में उसने क्या देखा कि num1 कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ और ना ही num2 कहीं पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, और हम num3 को प्रिंट कर रहे हैं, सो वो वैल्यूज तो नहीं बनेगी। अच्छा, इसी तरह से एक और काम करते हैं। हम लेट्स से num4 करते हैं और num4 के अंदर हम num4 में हम स्टोर कर देते हैं num1 इंटू num2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया? पहले हमने दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए प्लस साइन यूज किया है। हमने सबट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो है वो स्टैरिक यूज करेंगे, और डिवाइड करने के लिए हम स्लैश यूज करेंगे। वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। अब इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं, num4 को प्रिंट num4। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। अब जो num4 अगेन है, num4 को हम दोबारा से एक वैल्यू असाइन करते हैं ताकि प्रीवियस वैल्यू क्लियर हो जाए, और हमारी सेकंड वैल्यू है num1 डिवाइडेड बाय num2। अब ये डिवाइड का हो गया। इसको एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पर देखें एग्जीक्यूशन हो गई है। उसके बाद अगेन दोबारा से इसको आप प्रिंट करें। अब क्या प्रिंट हुआ है? 5। 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5। तो num4 के अंदर जो वैल्यू है इस टाइम पे स्टोर है वो 5 स्टोर है। मजीद असाइनमेंट सॉरी ऑपरेटर्स को यूज़ करें, कैलकुलेट करें, इसको ट्राई करें, और अगर कहीं पे स्टक हो तो वीडियो में या ग्रुप के अंदर ज़रूर मैसेज किया करें ताकि आपको टाइमली उसका सलूशन मिल सके और आप किसी जगह पे स्टक ना हो।